गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 32 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहा है। इसमें उन्होंने कहा है ए बी एंड सी डी आर टू वेक्टर्स। यहाँ पर हमें ए बी और सी डी दो वेक्टर्स दे रखे हैं। ए बी दे रखा है 3i माइनस जे प्लस के और सी डी वेक्टर हमें दे रखा है माइनस 3i प्लस 2j प्लस 4k। अब देखिए नेक्स्ट उन्होंने कहा है ये आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इनमें जो पॉइंट्स हैं ए और सी इनके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। एट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमें दे रखा है 6i प्लस 7j प्लस 4k और सी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर दे रखा है वो दे रखा है माइनस 9i प्लस 2k। क्लियर है। अब देखिए उन्होंने क्या कहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P ऑन ए बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है ए बी वेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट P फाइंड आउट करना है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है और Q जो है वो CD के ऊपर फाइंड आउट करना है। क्लियर है। और कंडीशन क्या दी है, कंडीशन इस तरीके से दी है कि P और Q इस तरह से होंगे ताकि PQ जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, AB के, और PQ परपेंडिकुलर होगा किसके, CD के। क्वेश्चन आ गया समझ। इन्होंने आपको दो वेक्टर दे रखे हैं AB और CD। इनके ऊपर पॉइंट जो है A है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है, इसके ऊपर जो पॉइंट C है उसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है। अब हमें AB के ऊपर कोई पॉइंट ढूंढना है P और CD के ऊपर एक पॉइंट ढूंढना है Q ताकि PQ जो होगा वो AB और CD दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक AB लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ पर एक CD लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो हो गया CD और ये हो गया AB। सही। अब यहाँ पर पॉइंट ले लिया मैंने, AB के ऊपर कौन सा पॉइंट लेना है P और CD के ऊपर पॉइंट क्या लेना है Q और इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ। अब इन्होंने क्या दिया है, ये जो PQ वेक्टर बनेगा ये AB और CD दोनों वेक्टर पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन निकाल लेंगे लाइन AB की। इक्वेशन ऑफ लाइन AB। सही। AB की इक्वेशन कैसे निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर A क्या होगा, A जो AB के ऊपर कोई पॉइंट दे रखा है उसका पोजीशन वेक्टर होगा। तो AB के ऊपर कौन सा पॉइंट है A, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है 6i प्लस 7j प्लस 4k। ज़्यादा क्लियर है। और लैम्डा टाइम्स अब B वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर वो वेक्टर होगा जो AB के पैरेलल हो। सही है। क्लियर है। या फिर आप AB वेक्टर को ही B वेक्टर मान लीजिए। क्लियर है। तो AB जो वेक्टर दे रखा है वो क्या करेगा, इसके लिए B का काम करेगा। तो ये आ जाएगा 3i माइनस जे प्लस k। यानी समझ। अब हम क्या करते हैं इसकी कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं। वो क्या बनेगी x माइनस 6 अपॉन 3 y माइनस 7 अपॉन माइनस 1 z माइनस 4 अपॉन 1। यही तो बनेगी। अच्छा अब हम इसे क्या करते हैं लैम्डा मानकर x y z की वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। तो देयरफॉर x इसके बराबर आ गया 3 लैम्डा प्लस 6, y किसके बराबर आ गया माइनस लैम्डा प्लस 7 और z किसके बराबर आ गया लैम्डा प्लस 4। क्लियर है। अब देखिए ये जो पॉइंट P है इसको हम ये कंसीडर कर सकते हैं ना, ये जो x y z की वैल्यू है ये AB के हर पॉइंट को जो है सेटिस्फाई करेगी। डिफरेंस क्या होगा, हर पॉइंट पर लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। सही। तो हमने क्या किया, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लिए। तो वो आ गया 3 लैम्डा प्लस 6
वाई आ गया माइनस लैम्डा प्लस 7 और जेड आ गया लैम्डा प्लस 4। सही। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्यू के एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। किसकी फॉर्म में निकालेंगे, वो निकालेंगे म्यू की फॉर्म में। किस फॉर्म में, म्यू की फॉर्म में निकाल लेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लाइन सी डी जो है इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे। सही। तो यहाँ पे आर वेक्टर तो आ ही रहेगा, ए वेक्टर क्या होगा, सी डी के ऊपर पॉइंट क्या है सी, उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर होगा। और बी वेक्टर क्या होगा, जो सी डी वेक्टर है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्या आएगी, x प्लस 9 अपॉन माइनस 3 y माइनस 0 अपॉन 2 z माइनस 2 अपॉन 4। इसे हम क्या मानेंगे, न्यू मान लेंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सी डी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, सही, उनको हम म्यू की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्यू पॉइंट है, इसके जो एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट है वो भी हम क्या कर सकते हैं, म्यू की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ से x किसके बराबर आएगा बताओ, माइनस 3 म्यू माइनस 9। वाई किसके बराबर आएगा, 2 म्यू के। और z किसके बराबर आएगा, 4 म्यू प्लस 2 के। क्लियर है। तो ये आ गया माइनस 3 म्यू माइनस 9, वाई आ गया 2 म्यू और जेड आ गया 4 म्यू प्लस 2। क्लियर है। पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर इसके बाद करते हैं आगे। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, देखिए अब नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने क्या कहा है, ये जो पी क्यू है ये ए बी और सी डी दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे हम, दिस माइनस दिस आई है ना, तो क्या आएगा 3 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 म्यू प्लस 9 आई। फिर दिस माइनस दिस माइनस लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 म्यू जी, और दिस माइनस दिस लैम्डा प्लस 4 माइनस 4 म्यू माइनस 2 के।
देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे पी क्यू वेक्टर, क्या आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 15 आई, और ये माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7 जी। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 2 की। क्लियर है? अब देखिए, अब हम सबसे पहले लेंगे पी क्यू जो है वो किसके परपेंडिकुलर है, ए बी के ना। देयरफॉर पी क्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए बी के साथ वो किसके बराबर आ रहा होगा, 0 के बराबर आ रहा होगा। क्लियर? तो कर लो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 3 इंटू 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 50, इसको इससे कर लेंगे माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 7, और इसको इससे कर लेंगे 1 लैम्डा माइनस 4 म्यू प्लस 2, किसके बराबर आ जाएगा 0। तो एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगी लैम्डा म्यू की टर्म्स में, सही। दूसरी इक्वेशन आप कैसे निकाल लोगे, पी क्यू किसके परपेंडिकुलर है, सी डी के, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा 0 के बराबर होगा। क्लियर है? एक इक्वेशन उससे बन जाएगी, दोनों को सॉल्व कर लेना, उससे लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाएगी। और एक बार आपको लैम्डा म्यू की वैल्यू मिल गई तो उसको यहाँ रख देना और यहाँ रख देना, तो उससे आपको पॉइंट पी भी मिल जाएगा और पॉइंट क्यू भी मिल जाएगा। और एक बार आपको पी और क्यू पॉइंट मिल गए तो उनके पोजीशन वेक्टर आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। सही? ये तो खुद कर लोगे कैलकुलेट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 मैंने लिखा है शो दैट द स्ट्रेट लाइंस whose direction cosines are given by, इन्होंने कहा आपको दो स्ट्रेट लाइन दे रखी हैं और उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है LMN वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। पहले की तो इसको करते हैं और दूसरे की इसको फॉलो करते हैं। तो हमें प्रूव करना है इस केस में ये दोनों जो स्ट्रेट लाइन होंगी ये क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। क्लियर बच्चों? इन्होंने दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। तो हमें प्रूव करना है ये दोनों स्ट्रेट लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। सही? तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर दोनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लेंगे। और एक बार अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल गए तो आप इजीली जो है दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये पहली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के रिलेशन है, ये दूसरी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन के रिलेशन है। हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं पहले LMN की वैल्यू निकाल लेते हैं। सही? तो कैसे करोगे आप, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो। n किसके बराबर आएगा, 2n प्लस 2m की, है ना। क्लियर है? अच्छा इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, इसे ले लो फर्स्ट और इसे ले लो सेकंड। तो यहाँ से आप क्या करिए, पहले n कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा m प्लस ln इज इक्वल टू 0। इसे ले लेते सेकंड इक्वेशन। अब देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, n को उठाकर यहाँ रख दो, ट्वाइस ऑफ l प्लस m और ये l प्लस m। सही? n की जगह रख दिया ना ये, प्लस ln इज इक्वल टू 0। अब इसे करिए
ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट 2l स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4ml प्लस lm इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2l स्क्वायर प्लस 5ml प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडल टर्म स्प्लिट कर देंगे, तो उसके लिए फैक्टर क्या आएंगे 4l1 तो यहाँ से 2l कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आएगा l प्लस 2m और यहाँ से m कॉमन ले लो तो l प्लस 2m। क्लियर है। तो पहला फैक्टर आ गया 2l प्लस m इज इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया l प्लस 2m इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2l किसके बराबर आ गया माइनस m के, तो l किसके बराबर आ गया माइनस m बाई 2 के, और यहाँ से l किसके बराबर आ गया माइनस 2m। क्लियर है। पहले यहाँ तक समझ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसे केस 1 ले लेंगे, इसे केस 2 ले लेंगे। सही। तो केस 1 में मैंने कहा इफ l इज इक्वल टू माइनस m बाई 2। सही। तो इससे आप n निकाल लो। वी है n किसके बराबर है ट्वाइस ऑफ l प्लस ट्वाइस ऑफ m के। तो यहाँ रख दीजिए आप l की वैल्यू माइनस m बाई 2, तो 2 से 2 कर दिया माइनस m प्लस 2m, तो कितना आ गया m आ। क्लियर है। और केस 2 में हम ले लेंगे l इज इक्वल टू माइनस 2m। यही था ना l इज इक्वल टू माइनस 2m। अब हमें क्या दे रखा है, वी हैव n किसके बराबर है 2l प्लस 2m के ना, तो l की वैल्यू यहाँ माइनस 2m रख दो। तो n की वैल्यू क्या आ गई माइनस 2m। क्लियर है। तो अब देखिए drs ऑफ फर्स्ट लाइन, वो क्या है एलिमेंट होंगे ना बच्चों। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करो, एलिमेंट को, इन तीनों को किसी एक ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो, या तो तीनों को l में एक्सप्रेस कर लो, या तीनों को m में एक्सप्रेस कर लो, या तीनों को n में एक्सप्रेस कर लो। सही। उसके लिए रिलेशन ढूंढेंगे हम, l किसके बराबर है माइनस m बाई 2 के, और n किसके बराबर है m के। क्लियर है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, या तो सबको l की फॉर्म में लिख दो, या सबको m की फॉर्म में लिख दो। चलो मैं m की फॉर्म में लिखता हूँ। सही। तो n की वैल्यू क्या है m, तो यहाँ पे m लिख दूँ, ये तो m है ही, और l किसके बराबर है माइनस m बाई 2। सही। अब इसे क्या करो आप m से डिवाइड कर दो, तो रेशियो क्या आ जाएगी माइनस 1 बाई 2 कोमा 1 कोमा 1। तो ये आगे डायरेक्शन को साइन आ गए किसके, पहली वाली लाइन के। सही। अब देखो drs ऑफ सेकंड लाइन, वो भी क्या होंगे एलिमेंट होंगे। सही। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एलिमेंट को किसी एक ही फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे। तो उसके लिए देखो l किसके बराबर दे रखा है माइनस 2m के, और n किसके बराबर दे रखा है माइनस 2m के। सही। तो हम m की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, l किसके बराबर है माइनस 2m के,
m तो m के बराबर है ही, और n किसके बराबर है, -2m के। अब m से डिवाइड कर दो, तो ये इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, कोसाइन आ गई। सही है। अब आपको क्या मिल गया, दोनों लाइंस की डायरेक्शन कोसाइन मिल गई ना, क्लियर है। अब हम बड़े आराम से इनके बीच का एंगल निकाल लेते हैं, क्लियर है। हम कैसे करते हैं बच्चों, हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये पहली वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है, ये दूसरी वाली लाइन की डायरेक्शन कोसाइन है। इसे L1 M1 N1 मान लो, इसे L2 M2 N2 मान लो, सही। तो मैं L1 M1 और N1 मान लेता हूँ, और यहाँ पे L2 M2 और N2 मान लेता हूँ, क्लियर है। तो फिर मैं फाइंड आउट करता हूँ L1 M2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 कर लीजिए सॉल्व। इसको इससे करेंगे तो 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा, 0 आ रहा है ना। सिंस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, इसलिए दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। आगे समझ। अच्छा, इनिशियल रिलेशन क्या दे रखा था हमें, 2l प्लस 2m माइनस n इज इक्वल टू 0, और दूसरा रिलेशन क्या दे रखा था आपको, mn प्लस nl प्लस m इज इक्वल टू 0, यही तो दे रखा ना, प्लस ln, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या था, देखो अगर आपको दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं, उनके जो डायरेक्शन कोसाइन है lmn, वो इन दोनों रिलेशंस को होल्ड करते हैं। शायद मैंने पहले ये बोल दिया था, पहला वाला इसको करता है, दूसरा वाला इसको करता है, सही। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों की जो डायरेक्शन कोसाइन है वो हम lmn मान लेते हैं इनिशियली, सही। वो दोनों इन दोनों रिलेशंस को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। तो हमने क्या किया, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाया, lmn की दो सेट वैल्यूज आ गई, सही। तो एक हमने पहली वाली लाइन के लिए मान ली, और दूसरी वाली लाइन के लिए मान ली, क्लियर है। नोटेशन आप अलग दोगे, पहले के डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 दोगे, और दूसरे वाले के L2 M2 N2 दोगे, क्लियर है। ये बिल्कुल हटके क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है काफी इजी। थर्टी 35 बच्चों आपके एनसीईआरटी का ही है क्वेश्चन, तो ये आप खुद कर लेंगे। देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 में मैंने क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। आपको एक पॉइंट दे रखा है, उसका x कोऑर्डिनेट तो a दे रखा है, y कोऑर्डिनेट बीटा दे रखा है, और z कोऑर्डिनेट हमें y दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस। कहाँ से निकालना है, फ्रॉम y एक्सिस, क्लियर है। तो इसका तरीका समझ लो। देखो, मान लीजिए किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको y एक्सिस से निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, सही। y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है उसे तो नहीं लेंगे, बाकी दोनों जो एक्सिस हैं, x एक्सिस और z एक्सिस, इनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम कर लेंगे, सही। अंडर रूट ऑफ
जो x कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर प्लस जो z कोऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर। क्लियर है? ये तो आगे बस समझ। चलो इसको मैं सिंपलीफाई करके सीधा सा बता देता हूँ। मान लीजिए आपको एक पॉइंट दे रखा है P ऑफ ए बी सी, सही। अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालना है फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर है? तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ बाकी दोनों जो एक्सिस बच गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम। अंडर रूट ऑफ बाकी दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके स्क्वायर का सम, सही। अब अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, फ्रॉम y एक्सिस। तो जो से एक्सिस बच गए हैं, कौन कौन से बच गए, y तो यहाँ आ गया, x और z बच गया ना, तो अंडर रूट ऑफ उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस, तो वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ जो दो एक्सिस बच गए हैं उनके कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर का सम। क्लियर है? अच्छा, स्क्वायर रूट जो होते हैं वो प्लस माइनस दोनों होते हैं, तो डिस्टेंस का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हम क्या करेंगे, मुझे पॉजिटिव में ही कंसीडर करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आगे समझ। अच्छा, एक चीज और, मान लो मुझे कहें परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है, कहाँ से, फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। फिर क्या करोगे, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, कहाँ से, एक्स वाई प्लेन से, सही। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, जो बच गया एक्सिस उसका कोऑर्डिनेट, तो सी का मॉडुलस लिखेंगे, सही है। मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना हमें। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, वाई जेड प्लेन से, तो इसमें कौन सा एक्सिस रह गया, एक्स एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। क्लियर है? और अगर मान लीजिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, कहाँ से, जेड एक्स प्लेन से, तो इसमें कौन सा बच गया है, वाई एक्सिस बच गया है ना, तो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट, उसका मॉडुलस लगा देंगे। क्यों, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये एक ही चीज में हमने 6 क्वेश्चन कवर कर लिए, सही। तो आइडिया समझ लो, 1 नंबर का आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखाना वहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट है, ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन है, 35 था, ये गलती से मैंने 36 लिख दिया है। 36 है। चलो फिर हम चलते हैं 37 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 37 में उन्होंने कहा है, इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर, आपको एक लाइन दे रखी है, उसके डायरेक्शन कोसाइन आपको दे रखे हैं k, k, k। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें क्या दे रखी है, k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? अच्छा, तो इसे हम n ले लेते हैं बच्चों, इसे m और इसे n ले लेते हैं, सही। तो यहाँ पे l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 के। तो ये कितना आ गया, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 3k स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के। तो k स्क्वायर आ गया 1/3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है? तो ये आपका बच्चों कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है।
देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन कोसाइन उसके सेम है, तो इसका मतलब जो गिवन लाइन है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो तीनों एक्सिस से क्या होगी, इक्वली इंक्लाइंड होगी। अगर कोई लाइन तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होते हैं, प्लस माइनस 1/√3 होते हैं। तो लर्न कर लो आप, सही, क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, तो डायरेक्ट भी आप लिख कर आ सकते हो। और यहाँ पर ऑप्शन जरूर लिखा है, जैसे इसका डी ऑप्शन करेक्ट है तो डी जरूर लिख कर आना है, बेशक ये कैलकुलेशन आप शो करो चाहे ना करो। अब देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 तो काफी इजी है। इन्होंने कहा है द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है r डॉट 2/7i प्लस 3/7j माइनस 6/7k। क्लियर है? तो इन्होंने कहा इसका जो है हमें ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करना है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। सही, जो आपको नॉर्मल प्लेन होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। n क्या होता है, नॉर्मल होता है किस पे, प्लेन पर। सही, और ये उसका यूनिट वेक्टर है। सही, और d जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है कहाँ से, ओरिजिन से। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये जो है n यूनिट वेक्टर होता है, तो यहाँ पे ये भी क्या होना चाहिए, यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो पहले तो आप ये चेक कर लोगे, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कंपेयर कर कर d फाइंड आउट कर लेंगे। सही, तो आप देख रहे हो इन तीनों के स्क्वायर का सम 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो आप डायरेक्ट कंपेयर कर लो, तो d कितना आ रहा है, 1। तो इसका मतलब ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, 1 यूनिट होगा। क्लियर? तो अच्छा, अगर मान लो इन केस नहीं होता, ऐसे होता क्वेश्चन, सही, अब क्या होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से, तो हम पहले इसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ i का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, इन तीनों को ऐड करके अंडर रूट निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है, 7। हम 7 से क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। सही, अब ये यूनिट वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे d कितना आ जाएगा, 1/7। क्लियर है? मगर यहाँ पे ऑलरेडी यूनिट वेक्टर दे रखा है, तो इसमें d कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। क्लियर है? तो अच्छा, अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में मैंने क्या कहा, यहाँ पे मैंने कहा है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है और एक प्लेन दे रखा है, इनके बीच का हमें साइन एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। ये तो हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है, दूसरी दे रखी है प्लेन की इक्वेशन। क्लियर है? देखिए यहाँ पे मैंने हमें एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है और एक किसकी इक्वेशन दे रखी है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है। अब वो कहते हैं इनके बीच का हमें साइन एंगल जो है फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो उसका तरीका क्या होता है, लाइन की इक्वेशन तो ये होती है बच्चों,
और प्लेन की इक्वेशन ये होती है। क्लियर है? हम क्या करते हैं, लाइन का तो वेक्टर b निकाल लेते हैं और प्लेन का वेक्टर n निकाल लेते हैं, और इस केस में साइन थीटा और इनके बीच का एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, b डॉट n अपॉन मॉडुलस ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय मॉडुलस ऑफ n। तो कर लोगे। यहाँ पर b वेक्टर कैसे निकालोगे लाइन का, वो तो होगा 3i प्लस 4j प्लस 5k, और नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा 2i माइनस 2j प्लस 1k। कर लोगे तो सब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने कहा है कि आपको एक पॉइंट की जो है रिफ्लेक्शन निकालनी है, किसके रेस्पेक्ट, वो हमें निकालनी है एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट। सही। क्वेश्चन नंबर 40, इसमें मैंने कहा है द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा इन द एक्स वाई प्लेन। सही। हमें जो है इस पॉइंट की इमेज निकालनी है इस प्लेन के रेस्पेक्ट। सही। तो इसमें दो कंडीशन होती है, मान लीजिए ये इसकी इमेज है इस पॉइंट की एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट, तो उस केस में लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दूसरा पी क्यू का जो मिड पॉइंट होगा वो एक्स वाई प्लेन पर क्या करेगा, लाई करेगा। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसको हम किस तरीके से करते हैं, हम ये देखते हैं ये किसके रेस्पेक्ट निकालना है, हमें एक्स वाई प्लेन के रेस्पेक्ट निकालना है ना, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी यही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी यही रहेगा। क्या मिसिंग है इसमें, जेड एक्सिस। तो इसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, तो ये होगी इसकी इमेज। क्लियर है। ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है आपको, डी ऑप्शन दे रखा है। आगे ना सर। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन चेंज कर लेता हूँ, ये पॉइंट दे रखा है, इसकी इमेज हमें निकालनी होती है किसके रेस्पेक्ट, एक्स जेड प्लेन के रेस्पेक्ट। किसके रेस्पेक्ट, एक्स जेड प्लेन के रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम रहता, जेड कोऑर्डिनेट भी सेम रहता, वाई कोऑर्डिनेट का क्या होता, साइन चेंज रहता। क्लियर है। मतलब जो जिस एक्सिस के प्लेन दे रखे हैं उनके तो सेम रहते हैं कोऑर्डिनेट, जो सा मिसिंग होता है उसका हम क्या करते हैं, साइन चेंज करके लिख देते हैं। सही। 1 नंबर में आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख कर आओगे।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय, आपको जो है कुछ पॉइंट्स के जो लोकस है वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सही। तो आपको बताना है ये जो लोकस है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है अ पेयर ऑफ पैरेलल प्लेन्स, और फोर्थ दे रखा है अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। क्लियर है? तो देखो हम क्या करते हैं, पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे होगा बच्चों, इसे y कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आ गया x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, सही। अब इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं y इज इक्वल टू 0 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देख सकते हैं ना ऐसे। अच्छा ये बताओ y इज इक्वल टू 0 और x प्लस जेड इज इक्वल टू 0 ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को। इसे रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। अब आपको देखना है ये दोनों प्लेन्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, यही तो देखना रह गया ना। क्लियर है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका नॉर्मल निकाल लेते हैं। इसका नॉर्मल क्या होगा बताओ, 0i 1j प्लस 0k, यही होगा। नॉर्मल तो पता है ना, प्लेन की इक्वेशन दी होती है, उसमें जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, उसके नॉर्मल की प्लेन के। अब इसका निकाल लीजिए नॉर्मल, क्या होगा 1i प्लस 0j प्लस 1k। अच्छा आप कर लोगे ना डॉट प्रोडक्ट, 0 आ रहा है ना, जब नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब प्लेन्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, अ पेयर ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन्स। अच्छा ये आप कैलकुलेशन दिखाओ या ना दिखाओ आपकी मर्जी है, मगर ऑप्शन जरूर लिख कर आना है वहाँ पे। आपको डी लिखा है तो डी लिखना है, अगर ऐसे करोगे 4 लिखा है तो 4 लिख कर आना, सही है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसे वो कहते हैं इफ अ प्लेन, आपको इन्होंने कहा इफ अ प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 6z is equal to 11 makes an angle of sin inverse a with x axis। अगर ये x axis से कितने का एंगल बनाता है, sin इनवर्स a का एंगल बनाता है। तो आपको जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? आगे सोच। अच्छा तो पहले तो आप ये देख लीजिए x एक्सिस जो होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, उसका वेक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा 1i प्लस 0j प्लस 0k, यही तो बनेगा। तो ये तो x एक्सिस का क्या हो गया, वेक्टर b हो गया। और प्लेन का नॉर्मल क्या होगा बताओ, 2i माइनस 3j प्लस 6k। कैसे निकालते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x y z होते हैं, सही, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसके, नॉर्मल की। अच्छा अब अगर मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है और एक लाइन दे रखी है,
और उनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, तो उस केस में साइन थीटा किसके बराबर होता है बताओ? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई दोनों का मॉडुलस। सही, डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, कितना आएगा? 2 माइनस 0 प्लस 0 अपॉन इसका मॉडुलस निकाल लीजिए, कितना आएगा? 7 आएगा शायद। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 13, हाँ ये जाएगा। और इसका कितना आएगा? 1। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया? 2/7 के। तो थीटा किसके बराबर आ गया? साइन इनवर्स 2/7 के। क्लियर है? अब वो कहते हैं थीटा जो है वो किसके बराबर है? साइन इनवर्स a के बराबर है, तो a कितना आ गया? 2/7। सही। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों इसका? ये इसका सी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी। देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें मैंने कहा है अगर मान लीजिए एक प्लेन जो है वो 3 पॉइंट से पास होता है, सही, और वो तीनों पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। पहला पॉइंट दे रखा है 2,0,0, दूसरा 0,3,0 और तीसरा 0,0,4। क्लियर है? तो हमें क्या करना है? इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सही। तो पहले तो इसको गौर से देखो, यहाँ पे ये x इंटरसेप्ट दे रखा है आपको, और यहाँ पे y इंटरसेप्ट दे रखा है, और यहाँ पर z इंटरसेप्ट दे रखा है। अब अगर मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है, उसका x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है और z इंटरसेप्ट c है, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। यही होती है ना? अब रख दो a की वैल्यू। a कितना है? 2, b कितना है? 3 और c कितना है? 4। तो ये आएगी बच्चों इक्वेशन। ये कौन सा ऑप्शन है? ये फिलिंग द ब्लैंक्स में था क्वेश्चन से, तो ये इसका क्या होगा? आंसर है।